नमस्कार, आनंद टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। तो चलिए शुरू करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के दलित एजेंडे पर जारी सियासत को लेकर। मध्य प्रदेश में भोपाल डिक्लेरेशन 2 और कांग्रेस का दलित एजेंडा मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस खासकर दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने कांग्रेस के दलित एजेंडे पर सियासी निशाना साधा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में टिकट एक ही परिवार में बंटते हैं, दलित मुख्यमंत्री की मांग करने का अब कोई औचित्य ही नहीं बनता। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे नगर निगम परिषद की बैठक में गूंजे गौमांस के मुद्दे पर। भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा आज देखने को मिला। निगम के स्लॉटर हाउस में गौमांस के विरोध में कांग्रेस पार्षद पोस्टर लेकर पहुंच गए। महापौर और एमआईसी से इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने जैकेट पर कागज चिपकाकर गौमांस का विरोध किया, तो वहीं हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करते दिखे। तीसरी खबर में बात करेंगे गरियाबंद के बाद अब सूरजपुर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हुई अश्लील हरकत पर। चौथी खबर में बात करेंगे भगवान राम को समाजवादी बताने पर हो रही सियासी घमासान पर। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह का भगवान श्री राम को लेकर एक ऐसा बयान आया जिस पर अब घमासान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम भगवान को समाजवादी विचारधारा का बताया। उन्होंने ये तक कह दिया कि वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद ली, जबकि भाजपा के लोग भगवान राम के राम राजा वाले रूप को मानते हैं। अब ऐसे लोगों ने भी एक चुगली करके माता सीता को वनवास कराया था। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव में फिलहाल थोड़ा समय है, लेकिन सरगर्मियां तेज हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित एजेंडे को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने 2028 को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी रणनीति शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी का फोकस दलित वोट बैंक पर रहने वाला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर उसी राह पर चलने की तैयारी में है जिस पर साल 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चले थे, जब भोपाल डिक्लेरेशन लागू किया गया था। हालांकि इस समय ये प्रयोग उस समय ये प्रयोग जो है सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब कांग्रेस इसी मॉडल को एक बार फिर नए सिरे से आगे बढ़ाने की सोच रही है, शायद उसे बनाने की कोशिश। वहीं अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष ने दिग्विजय को पत्र लिखकर दलित को राज्यसभा भेजने की मांग भी कर डाली। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और खासतौर से दिग्विजय सिंह को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर सीधा सियासी हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जातिगत संघर्ष और हिंदू मुस्लिम संघर्ष की शुरुआत ही दिग्विजय सिंह ने करवाई। यही कांग्रेस का एजेंडा रहा है। भोपाल डिक्लेरेशन 2 और कांग्रेस के दलित एजेंडे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में टिकट और पद एक ही परिवार तक सीमित रहते हैं। ऐसे में दलित मुख्यमंत्री की मांग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं। देखिए, जिस कांग्रेस के मूल में ही दलित विरोध हो, अंबेडकर विरोध हो, वो कहां से इनके साथ अन्याय करेगी। ये तो वो हैं जिन्होंने स्वयं बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, और इसलिए जब ये कहते हैं मंच से कि 15 महीने की सरकार में दलित एजेंडा फेल हुआ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार में नहीं, 50 सालों की सरकार में आज तक कांग्रेस ने कभी इस वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। जब जब ये सत्ता से जाते हैं तो सिर्फ वोट बैंक के लिए और अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए इस वर्ग की बात करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही नजर आता है। तो चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, फिर से देख रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि 2028 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जातियों को साधने की कवायद हो रही है। पहले डिक्लेरेशन 1 आया था और आज अब डिक्लेरेशन 2 आया है, जिसमें दिग्विजय सिंह दलितों से लेकर SC ST जेनजीज को साधने की तमाम बात कर रहे हैं। इसे किस तरह से देखें? क्या बीजेपी जो बात कह रही है वो सही है कि बातें दलितों की अनुसूचित जाति की होती है, लेकिन प्रमुख पदों पर कभी भी कांग्रेस ने इन्हें स्थान नहीं दिया, सिर्फ अपने चहेतों को और परिवार वालों को ही स्थान दिया? निश्चित तौर पर अभिषेक, दलितों पर, आदिवासियों पर राजनीति के अपने मायने हैं, क्योंकि दलित हों या आदिवासी हों, सत्ता की कुंजी इन्हीं के हाथ में, और उसी चाबी को हासिल करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का कभी वोट बैंक हुआ करता था, मजबूत वोट बैंक हुआ करता था दलित और आदिवासी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2003 के बाद ये कहीं ना कहीं एक लाभार्थी वर्ग में, या जिस तरह से प्रतीकों की राजनीति की या लाभार्थी की राजनीति की बीजेपी ने, चाहे वो संत रविदास की बात करें, चाहे हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करें, वाल्मीकि की बात करें, कबीर की बात करें, ये प्रतीक हैं जिनको सम्मान देने की बात करें और उनको लाभ देने की बात करें। तो जो लाभ दिया है और जो उनके महापुरुष हैं उनको सम्मान दिया है जिस तरह से बीजेपी ने, तो ये वोट बैंक जो कांग्रेस का हुआ करता था वो खिसक कर बीजेपी के पाले में आ गया और लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं 47
45 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे दलित वर्ग प्रभावी रहता है, और तो इन दोनों की वजह से सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है। तो इसी वर्ग को, इसी दो जातियों को, दलित को और आदिवासियों को साधने का जतन फिर से कर रही है कांग्रेस। यही हमने देखा है कोशिश दिग्विजय सिंह ने 2002 में की थी, लेकिन 2003 में चुनाव थे और अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो दलित एजेंडा था, जो अब 2002 में लेकर आए थे, जिनमें दलितों को, आदिवासियों को पट्टे दिए जा रहे थे, जिन पर दबंगों से एक तरह से दबंगों का कब्जा था, उनसे छीन कर दिए जा रहे थे, वो अफसरों ने सही तरीके से लागू नहीं किया। इस वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। तो जो वोट बैंक खिसक गया है उसको हासिल करने की रणनीति है। इसी कारण दलित एजेंडे पर फिर से बात हो रही है, फिर से एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, कौन कौन सी कमियां रह गई थी, कौन कौन सी चीजें उसमें और जोड़ी जा सकती हैं, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि चाहे दलित और आदिवासी की जो बात है, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों से कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। एकमात्र मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद, जो अविभाजित मध्य प्रदेश में सिर्फ 13 दिन रहे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आप देखिए, चाहे शिवभानु सिंह सोलंकी की बात करें हम, चाहे जमुना देवी की बात करें, दोनों ही मुख्यमंत्री बनने की कतार में खड़े थे। शिवभानु सिंह सोलंकी और अर्जुन सिंह के तो बराबर समर्थक विधायक थे। और जब प्रणब मुखर्जी आए थे यहाँ पर कि किसको संदेश लेकर दिल्ली से किसको बनाया जाए, तो दोनों के विधायक समान थे। तब कमलनाथ से राय ली गई थी कि कमलनाथ के समर्थकों ने अर्जुन सिंह का समर्थन कर दिया था और शिवभानु सिंह सोलंकी सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे। जमुना देवी भी कोशिश रही और ये कसक उनके लगातार रही, वो कहती भी रही सार्वजनिक रूप से कि मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन आप देखिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था दिग्विजय सिंह शासनकाल में। और जब तंदूर कांड हुआ था, नैना साहनी तंदूर कांड, तो एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से जमुना देवी ने कह दिया था, तो मैं तो दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूं, कि उनको उस तरह के अधिकार नहीं मिले थे। उनके विभाग में वो निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रही थी और उन्होंने इस दलित एजेंडे का विरोध किया था जमुना देवी ने, ये कहते हुए कि आदिवासी अलग है, उसको आदिवासी रहने दीजिए, दलित मत बनाइए दिग्विजय सिंह का। और सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये विरोध किया था। तो दलितों को साधने के लिए जतन किए जा रहे हैं, लेकिन अब दलित पहले जो सुरक्षा के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और जो प्रतीकों के नाम पर एक साथ होकर कांग्रेस को वोट देता था, वो जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, वो रोजगार की बात करता है, वो भागीदारी की बात करता है, वो सम्मान की बात करता है, ये तमाम चीजें हैं। तो अब आदिवासियों को, दलितों को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। एक लाभार्थी जो सीधा बेनिफिट दिया जा रहा है, उससे दलित और आदिवासी उनके पाले में आ गए, और जो उनके जो महापुरुष हैं, उनको जो सम्मान जिस तरह से दिया गया है, वो दोनों ही तरीके से और उनके बीच में काम करके उनको रोजगार देकर बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। अब कांग्रेस को लगता है कि यदि सत्ता में वापसी करना है तो उसको दलितों को और आदिवासियों को साधना होगा। वो इस साधने की जतन में इस तरह से फिर दलित एजेंडे की बात हो रही है, ताकि ये आरक्षण के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर और जिस तरह से उनके साथ अभी रोजगार के नाम पर दलित कहीं ना कहीं और आदिवासी में फूट पड़े और बीजेपी से छिटक कर वो कांग्रेस के पाले में आ जाए और वो सरकार का सुख भोग सकें। तो ये कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। अब कौन सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, विस्तृत जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने की तमाम राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सहभागिता और इनका जो वोट बैंक है वो बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए आने वाली चुनाव में सफलता के लिए तो कहीं नहीं कहीं उसी को लेकर कवायद होती दिख रही है।